विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं टैक्स एक्सपर्ट सीए यतेंद्र खेमका जी। यतेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मनी 9 के इस मंच पे, इस कार्यक्रम में आपका। और धन्यवाद विपुल जी। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के काफ़ी चर्चाएं रहीं और इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख भी अब निकल चुकी है, लेकिन कुछ लोगों ने या ज़्यादा लोगों ने जो टैक्स नहीं भरा है और वो काफ़ी परेशान हैं, चाहे व्यक्तिगत कारणों से नहीं भर पाए हों, आपसे जानना चाहेंगे कि अब उनके पास क्या कुछ विकल्प बचते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या हर व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। देखिए जी, जिनकी मैंने पहले भी आपको बताया पिछले एपिसोड में जी। कि जिनकी भी ग्रोस आय 2.5 लाख से ऊपर है, या फिर बहुत सारे ऐसे नियम है जो कि आप इतने का बिजली का बिल है, या आप फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, बहुत सारे उसमें ऑप्शंस है जो मैं यहाँ नहीं डिटेल में जा सकता उसमें। तो ऐसे सारी चीजों पे अगर आप हैं तो आपको रिटर्न भरना आवश्यक है। ये नहीं कि खाली 5 लाख तक की आपकी टैक्सेबल आय या 5 लाख या उससे ऊपर टैक्सेबल आय तो रिटर्न डालना। तो 2.5 लाख को अपनी आयकर रिटर्न भरनी है, या आप कुछ चीजों के दायरे में आते हैं तो आपको रिटर्न भर। अब 31 जुलाई जा चुकी है जिन लोगों के ऑडिट नहीं होने, जी। जब तो आपने सवाल पूछा क्या अब वो उनके लिए क्या ऑप्शंस है। तो जिनकी 5 लाख से टोटल आय कम है तो वो 1,000 रुपए की पेनल्टी के साथ या लेट फीस के साथ आप रिटर्न भर सकते हैं। और ये सुविधा आपको दिसंबर तक उपलब्ध है, जी। 31 दिसंबर तक। और अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा आय है तो आपको 5,000 की पेनल्टी या लेट फीस के साथ आप दिसंबर तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकते हैं। बात इनकम टैक्स और इनकम टैक्स पेयर्स की हो रही थी। अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा, रिटर्न भर लिया लेकिन वेरिफिकेशन नहीं किया तो क्या होगा। शो में ऐसे तमाम सवालों के जवाब अब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल अब यही होगा कि जिन टैक्स पेयर की आय एग्जम्पशन लिमिट के दायरे में यानी 2.5 लाख तक है, उन्हें डेडलाइन के बाद आईटीआर भरने पे कितनी लीट फीस देनी होगी और इसके अलावा उन्हें और क्या कुछ नुकसान होगा। इसका उत्तर आप दे चुके हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में देना चाहें। बहुत लोग इस बारे में लापरवाही कर जाते हैं कि 2.5 लाख की हमारी इनकम है या 3 लाख की इनकम है, अगर नहीं भरेंगे तो क्या होगा, उनको क्या कुछ नुकसान हो सकता है भले ही वो टैक्स के दायरे में नहीं आते। देखिए, आप अगर 2.5 लाख के ऊपर आपकी इनकम है, 2.5 लाख से ऊपर का मतलब है कोई भी डिडक्शन या एग्जम्पशन के पहले, ये नहीं कि डिडक्शन या एग्जम्पशन, डिडक्शन मतलब 80C या और किसी भी सेक्शन में 80C टू सेक्शन चैप्टर 6 की डिडक्शन है और बहुत सारी डिडक्शन है। उससे पहले अगर आपकी ग्रोस इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको रिटर्न भरनी आवश्यक है। और अगर आपने नहीं भरी तो आपको 1,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी अगर आपकी आमदनी टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी 5 लाख से नीचे है, और 5 लाख से ऊपर है तो 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी अगर आप दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न भर देते हैं। अगर उसके बाद भी आप चूक करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स के दूसरे प्रावधानों में दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऑप्शन उसके बाद भी आपके पास अवेलेबल है, जो कि आप दूसरे माध्यमों से दूसरे सेक्शन में जाके, अभी नए सेक्शन भी आए हैं, आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक आयकर नहीं देते आए हैं और अभी भी उन्होंने नहीं दिया है और उनकी जो आमदनी है वो 5 लाख से कम है और 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, अगर वो नहीं भरते हैं तो किस तरह की कार्रवाई उनके ऊपर भविष्य में हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है तो शायद इसलिए रिलैक्स रहते हैं कि हमारी चूंकि आय ही उतनी ज़्यादा नहीं है तो अगर हम नहीं भी भरते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में क्या, क्योंकि अब काफ़ी हम सख्ती, काफ़ी पारदर्शिता आयकर रिटर्न में देख रहे हैं, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है ऐसे लोगों को। भाई, आपको सेक्शन 142 का नोटिस भी मिल सकता है, उसमें आपको कहा जा सकता है कि आपकी रिटर्न नहीं भरी है, आप रिटर्न भरिए। आपको अगर आपकी और कोई ट्रांजैक्शन है जो उनकी निगाह में आती है तो आपको सेक्शन 148 का भी नोटिस मिल सकता है आने वाले वर्षों में। तो उस समय भी आपको कहा जा सकता है कि अगर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी है तो आप भरिए। और उसमें कोई अनयूजुअल चीज आती है जिसमें ये पाया जाता है कि वास्तव में आपकी इनकम
2.5 लाख से ऊपर की थी, तो आपको दूसरे सेक्शंस में जाके आपको पेनल्टी प्रोसीडिंग्स या प्रोसिक्यूशंस की प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर लग सकती है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि आईटीआर का वेरिफिकेशन आखिर में क्यों जरूरी माना जाता है और किस तरीके से आईटीआर को वेरीफाई किया जा सकता है। आईटीआर वेरिफिकेशन नहीं होने पर क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं। जिन व्यक्तियों को नहीं पता है, फर्स्ट टाइमर हैं और अब वो आईटीआर वेरिफिकेशन अगर उन्होंने नहीं कराया है तो उन्हें कैसे कराना चाहिए, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। अब देखिए, जिन्होंने 31 जुलाई तक रिटर्न भर दी है, उनके पास 120 दिन का समय है कि आप अपना जो ऑनलाइन रिटर्न भरी है, अगर उसका वेरिफिकेशन नहीं करा है तो या तो आप सीपीसी बेंगलोर में साइन अपनी रिटर्न करके वहां स्पीड पोस्ट के रजिस्टर्ड एडी के माध्यम से भेज सकते हैं, पहला ऑप्शन। या आप डिजिटल सिग्नेचर करके उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा माध्यम है कि आप अपने आधार कार्ड के द्वारा भी उसको लिंक करके अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप अपने बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट के द्वारा ईवीसी कोड जनरेट करके भी अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपने ई वेरिफिकेशन नहीं किया, अपनी जो रिटर्न सबमिट की है और ड्यू समय में अगर आपने उसका वेरिफिकेशन नहीं किया, तो आपकी जो रिटर्न भरी हुई है वो इनवैलिड मान ली जाएगी और उसके ये मान लिया जाएगा कि आपने कोई रिटर्न नहीं भरी और आपके ऊपर जो भी तमाम पेनल्टी प्रोसीडिंग या प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग है वो लग सकती है। ठीक, अब अगला सवाल ये आता है कि किन परिस्थितियों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स पेयर को आयकर विभाग नोटिस भेजता है, ये किस किस तरह के नोटिस होते हैं, और अगर किसी ने तमाम प्रक्रियाओं को फॉलो किया है उसके बावजूद नोटिस आता है तो उसे क्या करना चाहिए, या किसी की कोई चूक या गलती की वजह से नोटिस आता है तो वो कौन कौन से विकल्प हैं जिनके माध्यम से वो उसका जवाब दे सकते हैं या फिर उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो उसको काउंटर कर सकें, इसके लिए क्या कुछ प्रावधान है? देखिए, नोटिस मैंने पहले जैसे बताया आपको, इनकम टैक्स में कुछ सेक्शंस हैं जिनके माध्यम से नोटिस आ सकता है। सबसे सिंपल था, आपने रिटर्न भरी और आपके पास सबसे पहले तो इंटीमेशन आती है 143(1) की, उसके माध्यम से भी जो उन्होंने असेसमेंट की उसे भी आप एक तरह से नोटिस मान ले। अगर उसमें कोई डिमांड निकली है तो उसको भी एक नोटिस की तरह मान के वो जो डिमांड निकली है अगर आप उससे एग्री करते हैं तो वो आप जमा करवा दें अपना टैक्स ड्यू विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। अगर दूसरे सेक्शन है 143(2) का नोटिस जी, इस 143(2) के नोटिस में इसे स्क्रूटनी नोटिस कहा जा सकता है। वो तमाम तरीके आपसे असेसिंग ऑफिसर, आजकल तो सीपीसी के माध्यम से ही ये ऑनलाइन आपके पास नोटिस आएंगे और आपको ऑनलाइन ही अपने सबमिशन से जमा करवाने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी सहूलियत टैक्स पेयर्स के लिए हुई है और जिसमें मेरे मानना है कि टैक्स पेयर अपनी पूरी जानकारी इकट्ठी करके अपनी सबमिशंस ऑनलाइन जमा करवा सकता है और अपनी इन दिक्कतों से जो भी नोटिस है उसका जवाब दे सकता है। 143(2) का नोटिस आपसे विशेष तरह के क्वेश्चंस पूछ के, जो भी क्वेश्चंस आप पूछे जाएंगे उनके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ उसका आप अपने किसी भी टैक्स एक्सपर्ट के माध्यम से, चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से अपने जवाब सबमिट कर सकते हैं। ठीक जी। नोटिस आ सकता है 148 का कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लग रहा है कि कोई ऐसी चूक हो गई है या कोई उनके पास इंफॉर्मेशन है या उनकी और कोई वो है, तो वो आपको 148 सेक्शन के अंतर्गत भी नोटिस दे सकते हैं। चौथी है कि आपने रिटर्न भरी है या नहीं भरी, 142 सेक्शन के अंतर्गत भी आपको नोटिस आ सकता है, जिसमें ये पूछ सकते हैं कि अगर आपने रिटर्न नहीं भरी तो आप रिटर्न भरिए, और रिटर्न भरी है तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट आप हमारे को दिखलाइए, तो आपको 142 का भी नोटिस आ सकता है। और एक सेक्शन है 156 जिसमें आपको डिमांड का एक नोटिस आ सकता है, और एक सेक्शन है 245 जिसमें एक नोटिस हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि आपकी ये डिमांड है और आपका जो ये रिफंड बन रहा है इस साल का, हम पुरानी डिमांड को इसमें क्या आपसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपसे एक तरह से परमिशन मांगते हैं इस नोटिस के माध्यम से, जो आप दे सकते हैं। ठीक, तो इस तरह के नोटिस हैं जो आपको जल्दी, और आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है सब चीजों की तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।